पीएम मोदी के एक कॉल से बदल गया ईरान युद्ध का हाल। और आइए इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातचीत की है। पीएम मोदी ने बढ़ते तनाव और नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए बातचीत की है। जहां अमेरिकी जहाजों पर हुआ हमला, वहीं शान से गुजर गया भारतीय जहाजों का कारवां। अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद देखिए पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया। और इस वक्त की ताजा और बड़ी खबर है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते भारत पहुंचा है इंडियन शिप। क्रूड ऑयल लेकर मुंबई पहुंचा है भारतीय जहाज। ईरान युद्ध के 14वें दिन जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंची। जहां है अमेरिका के 50 न्यूक्लियर बम, वहां ईरान ने किया हमला। ईरान ने तुर्की में नाटो के इनसिरिलिक एयरबेस पर अटैक किया। हमले के बाद ब्लास्ट और सायरन की आवाजें सुनाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक इस अटैक को इंटरसेप्ट किया गया है। नाटो के बेस पर अमेरिका के 50 न्यूक्लियर बम होने का अनुमान है। अब तक दूसरे देशों के अमेरिकी बेस पर हो रहा है हमला। इराक के बगदाद में अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमला। अमेरिकी सीरैम सिस्टम ने ड्रोनों को रोका। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब ईरान अमेरिका के भीतर घुसकर कर रहा है हमले की तैयारी। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि ईरान अब अमेरिका में घुसकर उसके सीने पर ऐसा वार करना चाहता है जो राष्ट्रपति ट्रंप के होश उड़ा सकता है। ईरान में भी इजराइल और अमेरिका की अभूतपूर्व बमबारी। देखिए, पीएम मोदी के कॉल से बदल गया ईरान युद्ध का हाल। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के एक कॉल से क्या कुछ हो सकता है, आज मैं आपको दिखाऊंगा। ईरान युद्ध दोस्तों 14वें दिन में पहुंच गया है। आज 13 तारीख है ना, 28 तारीख को शुरू हुआ था ये। अब आप सोचिए, 14वें दिन कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अमेरिका जिस युद्ध में खुद कूद गया हो, वो युद्ध 2-3 दिन से ज्यादा बढ़ नहीं सकता। लेकिन ईरान ने क्या हालत की है, अभी तो मैंने आपको ट्रेलर दिखा दिया। कहीं कोई उम्मीद नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। ईरान पीछे हट नहीं रहा, अमेरिका पूरा दबा नहीं पा रहा। बर्बादी अमेरिका की भी हो रही है, याद रखिए। लेकिन अमेरिका के लिए स्थिति आज इतनी खराब हो चुकी है, वो इतना आगे बढ़ चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पीछे हटने का रास्ता भी नहीं दिख रहा कि कोई सेफ एग्जिट हो जाए सम्मानजनक, वो भी नहीं दिख रहा। मगर प्रधानमंत्री मोदी का एक कॉल दोस्तों क्या कुछ कर सकता है, कितनी बड़ी बात हो सकती है, यह आज जानना चाहिए। आज तो मैं आपको जानते बहुत सारे 2 विंडो, 3 विंडो, 4 विंडो दिखाऊंगा, और इस विंडो से आपको इतनी बड़ी कहानी समझ में आएगी दोस्तों, न भूतो न भविष्यति। आप जानते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ईरान युद्ध के बदल गए हालात। प्रधानमंत्री मोदी के कॉल से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। आज तो मैं ईरान की एक ऐसी कहानी दिखाऊंगा, क्या गजब है। 14वें दिन ईरान अमेरिका को धमका रहा है, पैसा दो, पीछे हटने नहीं देंगे, उल्टा ईरान कह रहा है। तो आज की कहानी बहुत दिलचस्प है दोस्तों। मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो तैयार किया। आज तो आपको बहुत सारे, कई सारे 2 विंडो, 3 विंडो दिखेंगे, एकदम जैसे बोलते हैं ना, एक कॉन्ट्राडिक्शंस, जो चीजें आप तक पहुंच सकती है। तो आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा, एक कमेंट तो जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव, यही आज कीजिए। और साथ ही दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप ज़रूर अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो, या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहें। बाकी गीतों का सिलसिला तो लगातार जारी है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ 2 विंडो, 3 विंडो दिखाता हूं। ये देखिए 2 विंडो दोस्तों, मैं अभी इसको सुना देता हूं। 2 न्यूज चैनलों की कवरेज है। ईरान, रूस और यूक्रेन युद्ध। भाई आज ईरान और तमाम देश युद्ध कर रहे हैं ना। जरा बैकग्राउंडर से शुरू कर रहा हूं। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब भी चल रहा है, कई बरस हो गए। लेकिन जब यह युद्ध पीक पर था दोस्तों, दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहे थे, ड्रोन बरसा रहे थे, मिसाइलें बरसा रहे थे। उस समय दोस्तों
प्रधानमंत्री मोदी खुद रूस भी पहुंचे, यूक्रेन भी पहुंचे और दोनों जगह पहुंचकर कहा कि आप युद्ध मत कीजिए, हम आप दोनों के साथ नहीं या दोनों के साथ हैं, हम शांति के साथ खड़े हैं। ये दुनिया में कोई नहीं कर पाया, आज भी नहीं कर पाया। देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी आज इंडियन टाइम के मुताबिक शाम को करीब 5:30 बजे मॉस्को पहुंचे। एयरपोर्ट पर रशिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। बड़ी खबर यूक्रेन से आ रही है। राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेलेंस्की से मिलने पहुंचे हैं पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर शानदार स्वागत किया गया। 2 साल हो गए दोस्तों, अब भी युद्ध चल रहा है। याद रखिए, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी इकलौते ऐसे राष्ट्राध्यक्ष, इकलौते नेता दुनिया के जो एक ही समय में रूस भी गए, यूक्रेन भी गए। कोई नहीं पहुंच पाया, आज भी नहीं पहुंच पाया। अब आइए हालात पे, हालात कैसे बदलते हैं आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों कल ईरानी राष्ट्रपति उनसे बातचीत की। टू विंडो दिखा रहा हूं दोस्तों। दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे तो लाख गाली दे दीजिए मोदी जी को, कुछ भी कह लीजिए। अरे ये भारत के जो विपक्षी नेता है ना, वो लेवल ही नहीं है। 1 से 100 तक गिनती करेंगे ना तो 99 तक, 1 से 99 तक मोदी जी ही नजर आएंगे। गलत कह रहा हूं तो आप जरूर लिखिएगा। मैं चाहता हूं आप अगर असहमत भी हो तो लिखिए, कोई बात नहीं, अगर कोई कमजोरी पकड़ पाते हैं तो। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, दुनिया के इकलौते ऐसे नेता प्रधानमंत्री मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की और ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की। एक ही बात पे जोर दिया, कोई गुट निरपेक्षता नहीं, हम गुट सापेक्ष हैं, हम उन सभी लोगों के साथ हैं जो शांति के साथ हैं, यही कहा। और ये 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ है ना, उसके बाद की घटना है। दोनों से युद्ध के 2 सबसे बड़े दावेदार। ट्रंप से भी बात किया है कुछ ही दिन पहले, महीने भर हो गए, लेकिन वो इसलिए नहीं जोड़ रहा हूं ना क्योंकि मोदी जी ट्रंप से बातचीत करने में ना आप बहुत कुछ सोचते हैं, जरा उनको औकात भी दिखाते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इजराइल और ईरान से, देखिए ये डॉक्टर जयशंकर का भी आपको दिखाता हूं दोस्तों। 28 फरवरी को युद्ध हुआ था ना, ये भी मैं आपको टू विंडो दिखा रहा हूं। एक ही समय में दोस्तों, जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था ना, एस जयशंकर विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विदेश मंत्री से कहा दोनों से बात कीजिए, क्या चल रहा है, दोनों को समझाए। देख लीजिए, ये नीचे आपको टाइमिंग भी दिख रहा है, 28 फरवरी रात 10:10 पे और 28 फरवरी 10:03 पे। लीजिए, 7 मिनट के अंतर में इजराइल के भी विदेश मंत्री से और ईरान के भी विदेश मंत्री से हैड ए टेलीकॉम विद इरानियन फाइनेंस मिनिस्टर दिस इवनिंग, स्पोक विद इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर दिस आफ्टरनून। एक ही समय। यह हिम्मत नहीं है, ढूंढ लीजिए, दीजिए मोदी को गाली, लेकिन ढूंढना तो जरूरी है ना। अब मैं आपको जरा कांग्रेस का हाल दिखाता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी के एक कॉल का मतलब क्या होता है ना, यह समझने के लिए यह बैकग्राउंडर जरूरी है। कांग्रेस किस घटिया स्तर पर राजनीति करती है वो मैं आपको दिखाता हूं। कांग्रेस मातम मना रही है कि खामेनेई की मौत पर भारत क्यों नहीं रिएक्ट करता। कांग्रेस की इच्छा है कि मोदी जी भारत को युद्ध में धकेल दे, भारत बस किसी तरह घुस जाए, फंस जाए। ये कांग्रेसी चाहते हैं। उन्होंने मोदी और भारत एक नहीं है उस अंतर को मिटा दिया है। उनको लगता है कांग्रेसियों को कि अगर भारत बर्बाद हो गया तो मोदी भी बर्बाद हो जाएगा। भारत फंस गया मतलब मोदी फंस गया। वो इस अंतर को, सत्ता से दूर रहने पर मानसिक स्थिति कितनी विकृत हो जाती है, खराब हो जाती है, इसका उदाहरण बता रहा हूं। इन्होंने मोदी का मतलब हिंदू धर्म भी मान लिया, आपको बता दूं, लेकिन अभी उधर नहीं जा रहा मैं। इनको यह समझ में नहीं आ रहा कि यह राष्ट्र हित है, यह मोदी का हित है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस समय जब युद्ध की परिस्थिति हो तो हमको राष्ट्रीय हित में खड़ा रहना है। छोड़ दिया, अभी तो कौन सा चुनाव हो रहा है यार, कहां हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, कोई स्टेक ही नहीं है आपको, केरल में हो रहा है, भाजपा कहां खड़ी है, तमिलनाडु, कोई ऐसा नहीं है कि इससे विदेश नीति से राज्यों के चुनाव पर इतना व्यापक असर पड़े। याद रखिए, कभी नहीं पड़ता।
कांग्रेस कह रही है कि खामेनेई की मौत पर मोदी जी क्यों नहीं बोलते, युद्ध में घुसिए, ईरान के साथ दीजिए। और दूसरी तरफ ईरान भारत का आभार व्यक्त कर रहा है। कोई मतलब कॉन्ट्राडिक्शंस का भी एक लेवल होता है, ये उस लेवल के भी पार है। अब आपको मैं दिखाता हूं कि ऐसा नहीं है दोस्तों कि भारत ने ईरान से बात नहीं की है। किसी देश के विदेश मंत्री ने इतनी बार बात नहीं की होगी। मैं आपको जानते हैं H4 विंडो दिखा रहा हूं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अघाराची से 4 बार बात की है दोस्तों। क्यों बात हो रही होगी, जरा सोचिए, क्यों बात हो रही, क्यों कर रहे हैं वो। 28 फरवरी युद्ध के दिन रात 10:10 में मैं ट्वीट दिखा रहा हूं। दूसरी बातचीत 5 मार्च शाम को ट्वीट किया इन्होंने, हैड ए टेलीकॉम विद इरानियन एफएम। तीसरी बातचीत 10 मार्च और फिर चौथी बातचीत 13 मार्च। आज ही ये 2:06 पर ये ट्वीट किया है कि कल रात को बातचीत की है। 4 बार बातचीत ईरान से। क्या भारत ने ईरान को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा दोस्तों, नहीं छोड़ा। भारत का मत क्लियर है, शांति के साथ है और देश हित प्रथम, बस। अब कुछ नहीं, आगे कुछ भी नहीं दोस्तों। अब मैं आपको जरा पीएम के काम करने का तरीका समझाता हूं। देखिए, सारी चीजें 2 विंडो 3 विंडो में अगर दिखा रहा हूं तो आप समझते हैं दोस्तों कि मेहनत कितनी की गई होगी। उस मेहनत के लिए जरूर अपने कमेंट करते रहिएगा। मैं निवेदन करता हूं लोगों को सब्सक्राइब करने इसलिए कहिए क्योंकि मैं इतनी मेहनत इसलिए करता हूं पूरा का पूरा दिन, ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस तरीके से आपके सामने ये प्रेजेंट करना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का तरीका बताता हूं दोस्तों। भाई, युद्ध की परिस्थिति है, कोई रोक नहीं सकता। अब 2 देश एक दूसरे को मारने मरने पर तुले हैं तो तीसरा कैसे रोक लेगा? कोई सेंस भी नहीं बनता। बता सकता है कि भाई रुक जाओ, लेकिन अपना हित सर्वोपरि, यह प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र है, इंडिया फर्स्ट। अब आप देखिए, युद्ध की परिस्थितियों के बीच यह समझ में आ गया कि होर्मुज जो जल डमरू मध्य स्ट्रेट है, वहां दिक्कतें आ रही है, ईरान ने फंसा दिया है। अब भारत ने विदेश मंत्री ने बातचीत की कि भाई हमारा जाने दो, हमने तुम्हारा क्या नुकसान पहुंचाया, हम तो तुम्हें साथ ही दिया, हमने तुम्हारे जहाज को बचाया। उसने वादा किया ईरान ने। ये 3 विंडो आपको दिखा रहा हूं। पहले विंडो में ये बता रहा हूं, विदेश मंत्री ने बात की, हमने तो तुम्हारी मदद की, तुम्हारे जहाज को रखा। एक जहाज को बोला आप रखो, बोला हाँ ठीक है, हम आपके जहाज को गुजरने देंगे, ठीक है। उसके बाद भारत ने इंतजार किया। जब मुंबई पहला तेल टैंकर पहुंच गया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को फोन घुमाया, बातचीत की और तब समझाया। बातचीत तो हो ही रही थी विदेश मंत्रियों के लेवल पे, प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद बातचीत की। दोस्तों आप याद रखिए, कोई नहीं, सिर्फ ये कि युद्ध मत कीजिए। और मैं आपको अब 14वें दिन का हाल दिखाता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी के फोन कॉल का भी असर दिखा देता हूं। ये तो सारी चीजें असर ही हैं, लेकिन मैं 14वें दिन का हाल दिखाता हूं कि युद्ध किस दिशा में पहुंच गई है। यह जानना इसलिए जरूरी है कि इसी से पूरी दुनिया की तस्वीर तय होने जा रही है। यह मत सोचिएगा कि इससे आपको हमको असर नहीं पड़ता। ये जो एलपीजी की दिक्कत देख रहे हैं ना, तेल की दिक्कतें देख रहे हैं, ये शेयर बाजार में जो चीजें देख रहे हैं, सोने चांदी का भाव देख रहे हैं, रुपये की कीमत देख रहे हैं, ये इसी से तय होता है। तो 14वें दिन युद्ध का हाल क्या है, जरा मैं आपको 1 2 3 4 विंडो है, 4 विंडो देखिए आराम से, मैं बताता हूं क्या हाल है। ये ट्रंप पहले विंडो में है। ट्रंप दावा कर रहे थे कि पहले ही घंटे जीत गए, सबको बोल दिया जाओ स्ट्रेट से जाओ, हॉर्मुज स्ट्रेट से जाओ, यही कहने लगे ना। अब देखिए दूसरे विंडो में क्या दिया है, अमेरिका के ही तेल टैंकर को ईरान ने मार गिराया, आग लगा दी। ये दूसरे को बोल रहे थे कि जाओ जाओ, हम हैं, हम अमेरिका हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका को ही मार के गिराया। तीसरे विंडो में देखिए, अमेरिका के 4 जहाज तबाह हो गए। अब भले पेंटागन खारिज करे, हम भी छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 4 जहाज आपके तबाह हो गए। आप दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं। और चौथा विंडो तो सबसे शर्मनाक है दोस्तों, सबसे शर्मनाक है। क्या है इसमें? इसमें दोस्तों ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों से डर 1000 किलोमीटर पीछे ले गया अब्राहम लिंकन,
ये है इसमें, ये कहानी है। ये 4 विंडो अमेरिका की हार की कहानी बता रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब जरा मैं आपको एक चीज दिखाता हूं दोस्तों, खतरा, दुनिया में कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इस बात को बड़े गौर से देखिएगा। युद्ध के 14वें दिन हुआ क्या है? आप जानते हैं दोस्तों ईरान ने क्या किया है? अभी तो आसपास के खाड़ी देशों में हमला कर रहा था ना। ईरान ने तुर्की में नाटो का एक बेस है, ये बेस कहां है मैं बताता हूं, दक्षिण तुर्की में अदाना के पास, वहां पर मिसाइल दागी है। अब मिसाइल तो दाग ही रहा है, लेकिन यह बेस क्यों महत्वपूर्ण है इस बात को समझिए। इस बेस में दोस्तों 50 से अधिक, ये बात आ रही है भारी संख्या में, परमाणु बम होने की आशंका है। भारी संख्या में जहां परमाणु बम है, तुर्की में नाटो का यह बेस है, वहां पर हमला कर दिया गया है। और मैं पढ़ता हूं बेस पर लगभग 3:25 बजे सायरन बजा, जो करीब 5 मिनट तक बजता रहा। बेस पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। काफी देर तक दमकल गाड़ियों और सुरक्षा बलों के सायरन सुनाई देते रहे। इससे पहले 4 मार्च को भी ईरान की एक मिसाइल तुर्की के हवाई क्षेत्र में गिरी, लेकिन नाटो का जो सुरक्षा कवच है उसने गिरा दिया। अब मान लीजिए गिरा भी दिया, लेकिन इधर उधर अगर कहीं गिर गया उसका हाल क्या होगा? लेकिन युद्ध कहां पहुंच रही है आप सोचिए ना। अरे भाई, जहां 50 परमाणु बम रखे हैं वहां पे मिसाइल दागा है, यानी युद्ध किस लेवल पे जा रहा है आप सोचिए। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे दोस्तों, मैं बल्कि आपको बताऊं कि ईरान अब प्लानिंग कर रहा है कि अब अमेरिका के मेन लैंड में जाकर के मारे। आज तक कभी हुआ नहीं इतिहास में। वो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किया होगा, लेकिन आज तक किसी की हिम्मत नहीं है कि अमेरिका को अमेरिका में घुस के कोई दाग दे। फिर तो अमेरिका क्या करेगा उस देश का हाल, ये सोच नहीं सकते। लेकिन ईरान प्लानिंग कर रहा है दोस्तों। मगर इस युद्ध के बीच एक नए माहौल बन गए। क्या मैं बताता हूं, ये तुर्की के राष्ट्रपति हैं जो एर्दोगन, वो नया एजेंडा चलाने लगे। ये नाटो के भी सदस्य हैं, बोल रहे हैं कोई शिया सुन्नी नहीं होता, सब मुसलमान होते हैं, हमको मिलकर के लड़ना पड़ेगा। यानी लड़ाई एक नए लेवल पे चला गया। और इजराइल के जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, वो भी अपना दिखा रहे हैं इरादा कि भाई ये क्या है। वो बोल रहे हैं, देखिए मैं पढ़ता हूं इससे, उन्होंने कहा कि सुन्नी और शिया दोनों ही चरमपंथी हैं और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। हम ये नहीं कह सकते कि ये समस्या अपने आप हल हो जाएगी। यानी युद्ध एक लेवल आगे बढ़ रहा है, ये मैं बता रहा हूं। और लगातार ईरान हमले कर रहा है दोस्तों। दुबई में आज भी हमला हुआ, सेंट्रल दुबई में धमाकों से दहल उठा है। अब ईरान की 3 शर्तें मैं बताता हूं दोस्तों। मैंने बहुत सारे 2 विंडो 3 विंडो दिखाए, प्रधानमंत्री पर भी पहुंचूंगा दोस्तों, लेकिन मैं 3 शर्तें बता देता हूं। ईरान युद्ध के 14वें दिन अमेरिका से यह कह रहा है, जो इनके राष्ट्रपति है पेजेश्कियन, वो कह रहे हैं कि हम अब युद्ध तभी खत्म होने देंगे जब अमेरिका ईरान के वैध अधिकारों को स्वीकार करे, जितना हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे, और भविष्य में इस तरह का हमला न किया जाए, इसकी गारंटी दी जाए। आप देखिए अमेरिका को कैसे फंसाया है। ये बड़ा विचित्र लग रहा है सुनकर के, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। मुस्तफा खमेनी, जिनको ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है, कल उनका एक वीडियो संबोधित करते हुए आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब हम रुकेंगे नहीं किसी भी तरीके से। और आपको आश्चर्य होगा दोस्तों कि यह भी खबर आई कि मुस्तफा खामेनेई इस समय कोमा में है। अब इन परिस्थितियों के बीच, वैश्विक परिस्थितियों के बीच, कल जब प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से फोन पर बात की दोस्तों, पूरी दुनिया में एक नई उम्मीदें जगी, नई उम्मीदें, क्योंकि कोई बात ही नहीं कर रहा। अमेरिका चाहता होगा कि इस युद्ध से बचकर भाग जाए, भाग भी नहीं पा रहा। ईरान ने उल्टा शर्तें थोप दी है। ईरान के जितने भी बयान आ रहे हैं वो भारत में सेंटर है, इस बात को याद रखिए। ये उल्टा हो रहा है। तो कल जब प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की दोस्तों, जब गहरी चिंता जताई, और याद रखिए ये पहली बातचीत है दोनों के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात एक्स पर एक पोस्ट किया, देखिए मैं आपको दिखाता हूं।
ये कल रात 11:09 पर। क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूं। हैड ए कॉन्वर्सेशन विद इरानियन प्रेसिडेंट, मैं हिंदी में करके पढ़ता हूं। क्षेत्र में गंभीर स्थिति पर चर्चा करने के लिए ईरानी राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से बातचीत की। तनाव बढ़ने, नागरिकों की जान जाने और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की। मैंने हिंदी किया है इसका, और आगे देखिए क्या कहते हैं वो। भारतीयों की सुरक्षा और सामान व ऊर्जा की सप्लाई बिना रुकावट जारी रहना भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई। उन्होंने शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और सभी पक्षों से बातचीत और कूटनीति का आग्रह किया। अब प्रधानमंत्री मोदी तो पूरी दुनिया में एक उम्मीद बने, मगर भारत में क्या हाल हो रहा है ये केजरीवाल देखिए। ये तो मतलब कोई दुनिया में बहुत अच्छी चीज अगर भारत में हो रही हो ना, तो उसको कैसे खराब किया जाए, ये अरविंद केजरीवाल से सीख सकते हैं। लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जरा हमको जवाब दीजिए कि ये ईरान के राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया है या नहीं दिया है। देखते जाइए, मतलब मोदी जी लग रहा है उनके पिताजी हैं और तुम उनके भी चचा हो। ये देखिए, इनको जयराम रमेश, इनको अलग ही दर्द है कि अब तक इन्होंने शोक नहीं मनाया। ईरान के राष्ट्रपति से बात की लेकिन खामनाई का शोक नहीं मनाया। देख लीजिए ना जयराम रमेश। फिर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए संजय सिंह, क्या ट्रंप ने आपको ट्वीट करने की इजाजत दे दी? ये नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। आप सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। और ये गैस सिलेंडर की कहानी भी उठा रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के रुख से, कदम से सहमत है। 3 घटनाएं बताया हूं दोस्तों, यूएई के राजदूत, अमेरिका के पूर्व कर्नल और एक संस्था के बारे में बताया कि ये बोलते हैं कि अगर प्रधानमंत्री कॉल करेंगे तो दुनिया में एक पॉजिटिव संदेश जाएगा। ये उल्टी गंगा बहा है। मैं एलपीजी पर भी देख रहा था दोस्तों, मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले कुछ घटनाएं दिखा देता हूं बहुत ही संक्षिप्त में। आज स्थिति यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया गया है। पश्चिम एशिया के तेल के लगभग 30 लाख बैरल लेकर 2 कच्चे तेल के टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करके भारत पहुंच गए हैं और यह लगातार जारी है। इस बात को समझिए। मैं तो एक आपको छोटा सा वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। हॉर्मुज स्ट्रेट से जो एक जहाज आ रहा है ना, उसमें काम करने वाला एक कर्मचारी देखिए किस तरीके से बातें करता है। बता रहा है कि भैया चिंता मत करो, हम तो आ रहे हैं, हमारे ऊपर तिरंगा लगा है, हम शान से आ रहे हैं, आप चिंता मत करो। ये मोदी जी के रहते आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिखाता हूं दोस्तों, वीडियो देखिए। खुशखबरी आ चुकी है। 1,35,000 मैट्रिक टन तेल हमारे भारत में आया है। कैसे आया? स्टेट ऑफ होर्मुज से। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले सोशल मीडिया पे बताया था, अगर ईरान इजराइल का वार होगा तो हमारे भारत पे बहुत इफेक्ट आएगा। फिलहाल अभी काफी सारी अफवाहें उड़ी कि गैस कम हो गया, तेल कम हो गया, लेकिन अभी आप किसी चीज की डर नहीं है, क्योंकि अभी हमारे ईरान ने परमिशन दे दिया कि स्टेट ऑफ होर्मुज से भारत के जहाज मतलब क्रॉस कर सकते हैं। और आपने देखा VLCC, वेरी लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर, इसमें तेल लद के हमारे भारत में आया है। अभी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आने वाले 10 दिन के अंदर आप देखेंगे भारत में इतना ज्यादा तेल हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या हुआ है, गैस के जहाज भी भारत में आने चालू हो चुके हैं। ईरान ने सारी परमिशन दे दी है। भाई साहब, ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है। तो अभी आप लाइन मत लगाइए, कोई परवाह करने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको चीज है, क्योंकि अभी हमारी जहाज 27 को लगने वाली थी, लेकिन अभी हमारी जहाज को भी जल्दी बुला लिया गया है। तो अभी हमारी चीजें नॉर्मल होना भारत के लिए चालू हो चुका है। तो आप लोग डरिए मत। मैं देख रहा था LPG के लिए काफी लंबी लंबी लाइनें लग रही है। भाई साहब, मुश्किल से मुश्किल 10 दिन लगेगा, आपको एकदम बढ़िया सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। 1,35,000 मैट्रिक टन आप तेल समझ रहे, कच्चा तेल हमारे भारत में आया है। ऐसे ऐसे करके कम से कम 20 जहाज बुलाए गए हैं। अभी आप देखेंगे हम लोग केप टाउन क्रॉसिंग करके, अभी हमारा जहाज अफ्रीका से भारत आने में लगभग 20 दिन लगता था पहले, अभी हमारा बढ़ के 27 दिन हुआ था। लेकिन इस समय हम लोग 25 दिन में 2 दिन और कम हो गया। इसका मतलब है कि नॉर्मल होना चालू हो चुका है और डरने की कोई परवाह करने की कोई बात नहीं है। जितने भी कंटेनर है, जितने भी सामान है, सब कुछ टाइमली अगर कार्गो आएगा जाएगा तो कोई चीजें महंगी नहीं होंगी। और गैस की रही बात, थोड़े दिन में आप देखेंगे, क्योंकि गैस ही बहुत खतरनाक होती है। अगर गलती से उस पर ड्रोन गिर गया ना तो आसपास के पूरे एरिया को प्रभावित कर देंगे। इसीलिए गैस की सिर्फ ज्यादा समुद्र में नहीं चल रही। और जिस दिन LPG से, क्योंकि आपको पता है LPG के जो सिलेंडर होते हैं वो सिलेंडर से नहीं, एक LPG शिप होता है, उसमें टैंक बना होता है, उसमें स्टोर किया जाता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, तब हमारे भारत लाया जाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। भारत में डीजल पेट्रोल कोई अभी कमी नहीं होने वाली, सब भरपूर मात्रा में होने वाला है। खुशियां मनाओ भाई साहब, एकदम तगड़ा न्यूज लेके आया हूं। धन्यवाद। इसका मतलब है दोस्तों, सरकार काम तो कर रही है। पीएम मोदी के फोन से हालात बदल रहे हैं और पूरी दुनिया में एक संदेश भी जा रहा है। तेल की तो दिक्कत नहीं है, गैस के लिए भी काम हो रहा है। लेकिन आप देश के भीतर की स्थिति दिखाता हूं 4 विंडो में दोस्तों। LPG की कालाबाजारी हो रही है।
एक तो लोगों में एक पैनिक क्रिएट किया गया, खरीदार बढ़ गए अचानक से, जिनको एक चाहिए 10, ऊपर से काला बाजारी। मैं 4 विंडो में जानते क्या दिखा रहा हूं, पूरे देश की कहानी है। पूरे देश में 1000 से अधिक सिलेंडर जब्त किए, रख लिए छिपा करके, खाए तो महंगे में बेचेंगे। हापुड़ में देखिए, ये समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल रेहान के घर से मिले 55 भरे सिलेंडर। बताइए, समाजवादी पार्टी, अब्दुल रेहान, क्या होगा। तीसरे में देखिए, तमिलनाडु में, उड़ीसा के भीतर देखिए, पुरी में जब्त हुए। सरकार बहुत सख्ती से काम कर रही है। मैं तो इस वीडियो को पहुंचाइएगा कि अगर आप काला बाजारी कर रहे हैं, आप बचेंगे नहीं। सरकार का सिस्टम बहुत दुरुस्त है, मत कीजिए। जितनी जरूरत हो उतनी ही मंगाइए दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी देश के भीतर भी और देश के बाहर भी काम कर रहे हैं। आपने अभी देखा ना कि ईरान के राष्ट्रपति से बात की। जानते हैं, सिर्फ 48 घंटे की बात बता रहा हूं दोस्तों, 48 घंटे में 8 वर्ल्ड लीडर से बात की है पीएम ने, 8 देशों के प्रमुख नेताओं से, जिसमें यूएई, इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर। और अगर युद्ध शुरू होने से देखिए पहले, तो कम से कम 9 देशों से। देखिए, 1-2 मार्च को यूएई, इजराइल, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब, सब डेट के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं। और साथ में दोस्तों, जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं, जो आना चाहते हैं गल्फ देशों से, उनको भी लाने की कोशिश जारी है। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी के एक फोन कॉल से क्या क्या हो रहा है दोस्तों। उम्मीद करता हूं इस शुभ संदेश को आप बहुत सकारात्मकता के साथ लेंगे। बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहकर कैसे आप खुश हो सकते हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी के बर्ताव से, उनके काम करने की शैली से सीख सकते हैं। सहमत हो तब भी जरूर कमेंट कीजिए, असहमत हो तब भी कमेंट कीजिए। अगर आपके मन में कुछ भी विचार है, मेरे वीडियो कैसे लगे दोस्तों, एक कमेंट तो बनता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कीजिए दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। चैनल में एक मेंबरशिप का भी ऑप्शन होता है दोस्तों, उससे जुड़ेंगे, हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।